अमित शाह जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम है। अमित शाह जानते हैं कि मजलिस जो बोलती है वो करती है, इसीलिए मजलिस का नाम लेते हैं। अमित शाह जानते हैं कि जब तक मजलिस तेलंगाना में ताकतवर रहेगी, सेक्रेटेरिएट पर बीजेपी का परचम नहीं लहरा सकता, वो मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते तेलंगाना में गाय के नाम पर। जब तक मजलिस ताकतवर रहेगी यहां पर, जो रोड पर खड़े होकर संघ परिवार से पंजा आजमाई कर रहा है उसका नाम मुसलमान है। अमित शाह जैसे हेलीकॉप्टर से उतरते बेचैन रहते, बोलना ओवैसी के बारे में बोलना, नहीं तो दर्द होगा मेरे को। अमित शाह क्यों नाम लेते मजलिस का ओवैसी का, आपको मालूम? सुनो बताता हूं मैं आपको। क्योंकि अमित शाह जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम है, इसलिए ओवैसी का नाम लेते। अमित शाह जानते हैं कि वो कमली वाले के गुलामों का गुलाम है, जो जालिमों से कभी समझौता नहीं करेगा, उनसे पंजा आजमाई करेगा, इसलिए नाम लेते हैं। अमित शाह मजलिस का नाम इसलिए लेते हैं कि अमित शाह जानते हैं कि 65 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस सरजमीन पर अपना काम कर रही है। अमित शाह जानते हैं, मोदी जानते हैं, आरएसएस वाले जानते हैं कि इस जमात ने नेहरू से लेकर मोदी तक प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम को देखा, मगर किसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर करने की ताकत नहीं थी। ये अल्लाह उसके रसूल का करम है। इसीलिए अमित शाह जब तेलंगाना को आते तो मजलिस का नाम लेते हैं। अमित शाह जानते हैं कि मजलिस जो बोलती है वो करती है, इसीलिए मजलिस का नाम लेते हैं। अमित शाह जानते हैं कि जब तक मजलिस तेलंगाना में ताकतवर रहेगी, सेक्रेटेरिएट पर बीजेपी का परचम नहीं लहरा सकता, इसीलिए हमारा नाम मजलिस का नाम लिया जाता है। मजलिस ओवैसी का नाम अमित शाह इसलिए लेते हैं क्योंकि वो मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते तेलंगाना में गाय के नाम पर, जब तक मजलिस ताकतवर रहेगी यहां पर। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेते हैं। और ये बीजेपी के लोग जो जुम्मा 8 दिन हुआ, जो अमित शाह की चप्पल उठाकर फिरते हैं, ये भी अब बोलना शुरू कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको बताना जरूरी था। अब अगर कल कोई बीजेपी वाला या कोई अपने आप को सेक्युलर रहने वाला बोलेगा है मुसलमानों को बहुत हो रहा, क्या हो रहा रे, बहुत बोल, कौन सा काम हो रहा बोलो, नहीं बहुत कर रहे मुसलमानों को। अरे मुसलमानों को कर रहे तो क्या तुम्हारे बाप का खजाना है, सरकार का खजाना है? क्या आपके मामा का खजाने से दे रहे हमको लाके? क्या हम टैक्स नहीं देते? नहीं कर रहे। अरे कर रहे, करना पड़ेगा। हमारी वोट से तुम मुख्यमंत्री बने, हमारे वोट से तुम एमएलए बने। हम डरते रहे बीजेपी से। बीजेपी टारगेट किसको करती? ओवैसी को करती, आपको करती। किसके घर पर हमला किया जाता है, किसको निशाना बनाया जाता है? अरे आप तो आराम से अपनी टाई की गाड़ी में फिर लेते हैं। जो रोड पर खड़े होकर संघ परिवार से पंजा आजमाई कर रहा है उसका नाम मुसलमान है। जो टीवी स्टूडियो में बैठकर आरएसएस पर या ट्विटर पर लिखते हैं वो क्या है? अरे जमीन पर आकर
भारत को बचाने का काम, सेकुलरिज्म को बचाने का काम, इसकी गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का काम, इसके कॉम्पोजिट कल्चर को बचाने का काम तेलंगाना में कौन कर रहा है बताओ? ये लोग इल्जाम लगाते हो वैसी वोट काटता है। अच्छा ये बताओ, आदिलाबाद की एमपी सीट मैं लड़ा, आप वोट दिए बीजेपी को, कितने लोग नहीं दिए हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे रख लो। सुना, ठहरो आप, सुनो, फिर आप फिर बोल रहे, यहां आके बोलते। निजामाबाद एमपी सीट मंजलिस लड़ी, करीमनगर एमपी की सीट मंजलिस लड़ी, सिकंदराबाद की एमपी सीट मंजलिस लड़ी, फिर कैसे जीती? कौन जीता है? अरे तुम लोग जीता है, हम नहीं जीता है। मैं नहीं लड़ा तो बीजेपी जीत गई। अब जलसा कर रहा हूं तो सबके पेट में दर्द हो रहा। आप क्या करते असेंबली में यहां पे? ये अचानक जलसा क्यों हुआ आदिलाबाद में? अब फिक्र लगी हुई है निजामाबाद में क्या करने वाले हैं। अगर ठेठ दखनी जबान में बोलूं तो इला बोल रहे अब क्या करते की। अब करीमनगर में क्या होता की, सिकंदराबाद में इन्हों किसकी हवा उतारते की। अब आप बताओ, हम नहीं लड़े तो इन्हों जीत रहे और इल्जाम किसके लगा रहे? नहीं ओवैसी आया, ओवैसी ये करा। अरे भाई तुम सुनो, अभी टाइम है, अभी टाइम है। मैं आप लोगों से मशवरा करने आया हूं, मैं आप लोगों से बात करने आया हूं। मैं मजलिस के जिम्मेदारों से बात करूंगा और उसके बाद मैं तय करूंगा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में मजलिस कितने असेंबली की सीट पर इलेक्शन लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। मगर ये बोलना नहीं, ओवैसी अमित शाह जैसा हेलीकॉप्टर से उतरते बेचैन रहते, बोलना ओवैसी के बारे में बोलना, नहीं तो दर्द होगा मेरे को। आप बताओ, इतने बातें रखाऊं, इतने मंदिरें बनाई गई, हमको एतराज नहीं है। सेक्रेटेरिएट का इनाग्रेशन हुआ, मैंने वेलकम किया, मगर मैं यही बोला कि मस्जिद भी बना दो। मगर ये बीजेपी वाले बोल उसमें गुम्मद है। अरे भाई जरा आंख का इलाज करा ले, दिमाग का नहीं करा सकता तो। वो गुम्मद नहीं है, वो तेलंगाना के 2 मंदिर, गुजरात के एक मंदिर को देख के आर्किटेक्ट ने डिजाइन बनाया। मेरे से पूछ के नहीं बनाया उन्हें, मेरे से पूछ के नहीं बनाया उन्हें। अगर मेरे से पूछ के बनाता तो मैं और खूबसूरत बनाता था, मैं ताजमहल की तरह बनाता था, चार मीनार की तरह बनाता था। मगर नहीं पूछे, उन्होंने बना लिए, बहुत अच्छा करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। अच्छा, फिर ये आदिलाबाद में आप ये बताओ कि यहां पर ये उर्दू मीडियम का गर्ल्स जूनियर वोकेशनल कॉलेज क्यों नहीं बनाया गया? किसके हाथ में स्टीयरिंग है? फिर आप ये भी बोलो स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो हज हाउस नहीं बन रहा 5 साल से। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो डबल बेडरूम 618 में से खाली मुसलमानों को 81 भी नहीं मिले। वापिस ले लेता हूं मैं, मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है।
हाँ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अच्छा, फिर अब ये देखो, यहां पर कब्रस्तान की सारबंदी, अब तक तामीरी काम शुरू नहीं हुआ। खुर्शीद नगर में शादी खाने की अराजी 2 करोड़ रुपये मंजूर भी हो गए, मगर काम नहीं शुरू हुआ। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। ये फैक्ट बोल रहा हूं आपके सामने। मंदलिस के वार्ड नंबर 11 रामनगर, वार्ड नंबर 31 अंबेडकर नगर में 1 पैसा नहीं लगाते एमएलए साहब, मगर बाजू लगाते। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। आदिलाबाद में इंडस्ट्रीज नहीं लगते और आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में बगैर नोट भी जाए नौकरी नहीं मिलती। अटेंडर की नौकरी होना 50,000 रुपये रिश्वत दो। कितना? 1 लाख। मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में। एक नौकरी के लिए 1 लाख, 2 लाख। सुन रहे एमएलए साहब? आप सिर्फ हुनूर कापू को भी करेंगे या सबको करेंगे, हमको बता दो आप।